आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो अभी आपको मार्केट में मिलता है वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कुल 118 एलिमेंट है। ये डिस्कवरी का जो मेन रोल करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है, वो जो जिन्होंने इसको अरेंज करने के बारे में सोचा था, तो उनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। नाम आता है, यही है हमारा डोवर्नियर साहब, और उन्होंने एक ट्रिक बनाया, यानी उन्होंने एक स्ट्रेट्स बनाया है ना, ट्राइड्स बोलते हैं इसको। सन 1817 ईस्वी की बात थी। 1817 ईस्वी आपको याद रखना है। 1817 ईस्वी में जर्मनी के वो रसायनविद थे, यानी वो केमिस्ट थे, ये जर्मन का। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको याद रखना है। आपका दूसरा भी ये भी नाम याद रखना है कि ये जो डोवर्नियर है उनका पूरा नाम है वुल्फगांग डोवर्नियर। उन्होंने जो है समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आप उन केमिस्ट का यानी रसायनविद या वैज्ञानिकों का नाम बताइए जिन्होंने तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। वो निम्न में से कौन है? और आपका ऑप्शन में रहेगा डोवर्नियर, डाल्टन, है ना, मोसले, और भी बहुत कुछ रहेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो आपको नाम याद हो जाना चाहिए, वो है डोवर्नियर। देखिए, तो ये बातें थी कि तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का। आज हम भूल गए कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अल्कोहलिक मोड में भी आना है। अच्छा, आएंगे, लेकिन लंबा टॉपिक है, इसीलिए पहले बात ये नहीं है। बात ये है कि मेरे बिग ब्रदर, समझ रहे हैं ना, मेरे बड़े भैया, है ना, जो हमें इस लायक बनाए हैं, है ना, बहुत पीट पीट के, वो हमारे ऑफिस में आकर आज बैठ गए हैं। तो थोड़ा सा लिमिट में रहना बनता है। उसके बाद तो फिर हम जान ही रहे हैं कि अल्कोहल पी लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ कि आज मेरे गरीब के घर में मेरे राम आए हैं, इसीलिए आज हम बहुत ही उत्साहित हैं। लेकिन हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो मुंह फुला देंगे मार के, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डोवर्नियर ने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाना प्रयास किया। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डोवर्नियर साहब ने तत्वों को किस तरह से सजाने का प्रयास किया। आप डायरी में जल्दी से नोट कर लीजिए कि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाना शुरू किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये परमाणु भार पे नहीं, परमाणु संख्या पे अरेंज है। आप समझ रहे हैं मैम? देखिए मैम, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरा क्लास होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है। देखिए मैम, अभी जो आपको हमने ये समझाया, ये जो हमारा नया वाला पीरियोडिक टेबल है जो आप देखा करते हैं, ये जो है ना, ये परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 118 तक गया है ना। ये परमाणु संख्या पे है। अभी वाला जो है वह परमाणु संख्या पे आधारित है ना। और ये जो डोवर्नियर बाबा थे ना, इन्होंने गलती क्या किया कि इसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाने का प्रयास किया, और इसीलिए मुंडी भरे गिर गया। ओके, और हमारे साथ रंजिता मैम जुड़ चुकी है, बीना मैम भी जुड़ चुकी है, विवेक सर जुड़ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगाया, तो उन्होंने जब इसको सजाने का प्रयास किया तो उन्होंने 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए, यानी उनको 3 तत्व ऐसा उनको मिला, है ना, जिसको हम लोग त्रिक कहते हैं, यानी यही है ट्राइड्स, है ना। और ये डोवर्नियर का ट्राइड्स है, डोवर्नियर का ट्राइड्स है। आप मेंडलीव का ट्राइड्स नहीं जान जाइएगा, ये डीटी है, डीटी और एच अपने घर में लगा लीजिए। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, नहीं, आ जाओ, आ जाओ, नहीं,
चलो ठीक है। डोबर्नियर ने 3 तत्वों का ट्रिक बनाया इन ट्रेड्स बनाया, है ना, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी बढ़ते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, इसको बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए क्रम में सजाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। यही बात उन्होंने कहा, ये याद रख लीजिए। ये बीच वाला, जैसे देखिए 1 2 और 3 है ना, ये 1 2 3 है, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि इस दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, यही हुआ। देखिए ध्यान से समझिएगा, उन्होंने प्रयास क्या किया कि ऐसा कुछ नियम हो कि परमाणु द्रव्यमान जो है बीच वाला, जैसे 3 ठो को सजाए तो बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं 2 है, तो वो अन्य एक पहले वाला और एक बाद वाले के औसत के बराबर हो, यानी 1 + 3 ये वाला और ये वाला का जब औसत निकालेंगे, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो 4/2 यानी 2, और ये 2 ही जो होगा वो बीच वाला होगा। उन्होंने यही पता लगाया। तो आप समझ पा रहे हैं ये डोबर्नियर ट्रेड्स क्या है, ट्राइड्स क्या है। देखिए 1 2 3 में जब 1 और 3 को ऐड करके 2 से भाग देंगे औसत हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 होगा और वो बीच वाला ही होगा, ये उन्होंने कहा। और इस नियम को डोबर्नियर ट्रेड्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डोबर्नियर ट्राइड्स का नाम दिया गया। हिंदी में उसको डोबर्नियर ट्राइड्स कहते हैं। आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? अगर ये आपको ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इसे रीराइट करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये इमेज है गूगल का तो ये थोड़ा सा ब्लर होता है। पीडीएफ में ये साफ दिखता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है क्योंकि वो उसको जूम कर देते हैं। तो डोबर्नियर का ट्रेड्स में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये 3 ही ट्रेड्स बनाया। ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था कि डोबर्नियर साहब ने कुल कितने तत्वों को सजा पाया था। तो तत्व की संख्या पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उन्होंने 9 तत्वों को, ये देखिए 9 तत्व का यहाँ नाम दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 9 तत्व थे। और कुल ट्रेड्स कितने बनाए तो ये देखिए एक यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये है ट्रेड्स 1, ये ट्रेड्स 2, ये ट्रेड्स 3, यानी ये है 1 2 और ये है 3। और उस समय परमाणु संख्या के रूप में एडजस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने परमाणु संख्या का कोई बात नहीं किया था। आपको ये याद है और हो भी गया होगा। देखिए इन्होंने कहा कि लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, उनको ये पता था। उन्होंने बताया कि सोडियम का है 23.0 39.0, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ये है। और जब उन्होंने फर्स्ट और लास्ट को ट्रेड्स मतलब 3 को इसको इस तरह से किया तो और उसका एवरेज निकाला तो 22.95 आया। 22.9 कहने का मतलब 23 हुआ और ये बीच वाला आया, यानी हम ये कहेंगे ली ना के रट्टा मारिए डोबर्नियर ट्रेड्स। ये पूछा था बीपीएससी में, हमारे ही एग्जामिनेशन में पूछा था कि डोबर्नियर ट्रेड्स में निम्न में से कौन सा ट्रेड्स नहीं है, ये कह के क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आपको याद रखना है लीना के, क्या याद रखना है? लीना के टेंगे टेंगे लीना के, आपको ये याद रखना है। ओके, लीना के ये हमारा है पहला ट्रेड्स। दूसरा है हमारा पास केसरबा, केसरबा हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में और टूटी फूटी लैंग्वेज में के बा, है ना। तो कौन सा सर आए हैं? तो केसरबा है। ऑफिस में केसरबा, ऑफिस में केसरबा याद रखिएगा। तो आपको ट्रिक याद हो गया होगा, ऑफिस में केसरबा। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उधर से रिप्लाई आता है कल बर आई। क्या आई? कल बर आई, कल बर आई।
केसरबा, लीना क केसरबा कलबर आई। बोले तो लीना के, क्या है हमारा, लीना का केसरबा कलबर आई, लीना का। देखिए ध्यान में रखिए, लीना का केसरबा, ये मैं इसीलिए याद करा रहा हूं ना कि ये पूछा था, है ना, बार बार मैं बार कहूंगा। ये है कल बर आई, है ना, बर बधू कब आई, कल बर आई। आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये क्या किया, डोवर्नियर ट्रेड्स में इन्होंने पहला क्या किया, लीना का केसरबा और कलबर आई, बधू नहीं आई है, बरे आ गई है, समझ रहे हैं ना, घर जमाए बनने के लिए। तो कल बर आई, याद हो गया होगा आपको, ये पता, और कुछ नहीं, ये सब चीज आपको नहीं समझना है ना, ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। बस ये डोवर्नियर ट्रेड्स आपको इसी तरह से एक लाइन में ऑप्शन दे देगा, आपको पूछा जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि देखिए डोवर्नियर सर उस समय तक, है ना, देखिए डोवर्नियर ने, उन्होंने क्या किया, केवल 3 ही ट्रिक बना पाए थे, ज्ञात कर पाए थे, इसीलिए यह क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि डोवर्नियर ट्रेड्स जो असफल हो गया उसका मुख्य कारण यही था कि वे 3 ही ट्रिक का पता लगा पाए, वे अन्य तत्वों के साथ कोई भी ट्रिक बना ही नहीं पाए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये जो इनका था ना, ये वाला वॉल्यूम, सॉरी मास, जो एटॉमिक मास है, ये जो निकालते थे ना सर डोवर्नियर साहब ने, तो ये जो है ना बीच वाला आता ही नहीं था, ये बीच वाला, ये दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग दिया जाता था तो ये बीच वाला इसका आया, इसका आया और इसका आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ही सक्सेस हुआ उनके इस नियम से, बाकी सबका जब ये किया जाता था तो ये बीच वाला नहीं आता था, इसको जोड़ के भाग देने पर ये बीच वाला नहीं आता था। नेक्स्ट है हमारा, उनके बाद 2 नंबर पे जो साइंटिस्ट आए वो है हमारा न्यूलैंड साहब। कौन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल दिया इन्होंने। सन 1866 की बात है, उधर क्या था 1817 की बात थी, है ना, ये 1866 यानी 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक, आप अगर जीके का क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, यानी ये अंग्रेज थे। न्यूलैंड्स ने यह ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाने का काम किया। यानी यही है कि डोवर्नियर साहब के ही काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इसे अपने ट्रिक वाला यानी 3 वाला रूल नहीं, इन्होंने 8 वाला रूल बनाया, जिसको नाम दिया गया अष्टक रूल। क्या दिया गया, अष्टक रूल। न्यूलैंड सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने इसे समाप्त किया। ये काफी महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसे नोट कीजिएगा, काफी बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो याद रखना है आपको कि न्यूलैंड साहब ने जो परमाणु द्रव्यमान पे ही उनको अरेंज किया, उनका पहला तत्व कौन सा था, तो पहला तत्व जो था वो हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। उन्होंने कुल कितने एलिमेंट यानी तत्वों को उन्होंने सजा पाया था पीरियोडिक टेबल में, अभी आप जानते हैं कि 118 है, क्या है 118 है, और उन्होंने मात्र 56 तक ही इस तरह से ऑक्टेट रूल पे सजा पाया। 56वें तत्व थे उस समय क्या, थोरियम, और थोरियम पे ही पीरियोडिक टेबल क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यही था पीरियोडिक टेबल जो न्यूलैंड साहब ने इस तरह से अरेंज किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है न्यूलैंड साहब ने यह पाया कि प्रत्येक 8वें ऑक्टेट मतलब 8वां तत्व का गुणधर्म जो है ना, वह पहले तत्व के गुणधर्म से समान हो जा रहे हैं। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व जो हमारा F था, इसका वही था गुणधर्म जो पहला का था। तो उन्होंने इस गुणधर्म वाले को एक लाइन से इस तरह से सजा दिया। उन्होंने कहा कि पहला तत्व कहां तक बदलते रहता है, 7वें नंबर तक बदलता है, और प्रत्येक 8वां तत्व
क्या होता है, प्रत्येक 8वां तत्व का 8th एलिमेंट का गुणधर्म समान हो जाता है। और उन्होंने इस तरह से टेबल बना दिया। यानी ये देखिए, पहला है अगर ये वाला तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर 8वां तत्व दोनों एक ही जैसा होता है। और उसी तरह से उन्होंने इसको भी एक लाइन में रखा, इसको भी एक लाइन में रखा, इसको भी रखा, एक रखा। लेकिन क्वेश्चन इससे क्या पूछा ये भी आप सुन लीजिए, एकदम जल्दी से आप सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो उन्होंने जब ये ट्रिक बनाया ना तो कभी कभी ये फ्लॉप होने लगा। तो फ्लॉप कब हुआ, देखिए यहाँ सब में सिंगल एलिमेंट है, लेकिन उनको जब यहाँ पे आना पड़ा इस जगह तो उनको पता चला कि कोबाल्ट जो है, CO जो है वह अकेले नहीं रह पाया। तो उन्होंने CO के साथ Ni को रखा और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड साहब ने क्या किया। तो उन्होंने किन दो तत्वों को एक साथ रखा, तो पहला तो CO नी, क्या है, CO और Ni, CO नी याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है सीला, क्या याद रखना है, Ce और La, ये याद रखना है, ये Ce, CO ना और सीला। देखिए ये थोड़ा सा हम इसको ट्रिक बनाना चाहेंगे कि आपको जब घर में, हम लोग गांव में देहात में बोलते हैं कि हे दीदी है तो बुलाओ CO नी, बोलते ना, हे दीदी है तो बुलाओ CO नी, तो CO नी। तो मैं कहे कि तोह तब मशीन चला ले जौन था छोनी, तो ही सी लानी है ना, तो ही सी ला। तो आपको याद हो गया होगा ये हमारा ट्रिक कि CO नी, तो दीदी बोल गए कि सी ला, तो ही सीवी ला। तो याद हो गया होगा आपको। सर जी कैसा है ट्रिक, बोलिए 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 बोलिए। आपका सोच रहे हैं कि हम क्या करते रहते हैं, बैठ के मुंडी कंप्यूटर में घुसा के, तो यही सब करते रहते हैं, बात करते हैं आप। देखिए तो यही हुआ, हमारी दीदी कह रही है CO नी, तो कहिए है दीदी तो ही सीला। याद हो गया होगा आपको, CO नी और सीला याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है हमारा। उसके बाद ये क्या था वो, चलिए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार देखिए, तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान होता है और यही नियम दिया, और इसी को उन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम का नाम दिया। कोई दिक्कत नहीं है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों फ्लॉप हो गया, उनमें क्या कमी थी, ये भी आपको जानना है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने जाना कि डोवर्नियर साहब का क्यों ये फ्लॉप किया। अष्टक का नियम, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ध्यान रखना है, अष्टक नियम कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तक। नोट किया जाए और ऑनर कि ये जो है हमारा अष्टक नियम, यह सिद्धांत कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड ने सोचा 56 तत्वों को के अलावा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा, इसीलिए उन्होंने 56 तत्व का ही उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दिया। ओके, उसके बाद है, लेकिन बाद में नए नए तत्व पाए गए और उन्होंने उसका गुणधर्म जो है वह अष्टक नियम से मिला ही नहीं, इसीलिए इनका वाट लग गया। ओके, कोई दिक्कत है? तो ये न्यूलैंड साहब का भी हालत खराब हो गया इसको अरेंज करने में। सॉरी फॉर दैट, ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं। न्यूलैंड साहब को हम प्रणाम करना चाहेंगे, लेकिन वो तो अभी है नहीं, कैसे काम करेंगे। तो न्यूलैंड साहब ने पहला कि कैल्शियम तक ही उनका लागू हुआ, लेकिन उन्होंने 56 तत्व खोजा था और उन्होंने सोचा कि हम 56 को एडजस्ट कर ही देंगे, और करने के क्रम में उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे गुस्ताखी किया कि 2 ठो को एक साथ यहाँ पे रख के और सोचा 56 को हम फिक्स कर दिए और यही मेरा फ्यूचर तक चलेगा। लेकिन महारथी धरती पर हमेशा अवतार लेते हैं और फिर इनका जो था रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो 56 तत्व आपको याद रखना है न्यूलैंड का था, है ना। और ये भविष्य में ऐसा नहीं होता, ये बात उनका क्या हुआ, गलत हो गया। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार लागू हुआ। नोट किया जाए सर, क्या बात करते हैं, ये लाइन जो है ना वो कमाल का है। देखिए ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ना केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। ये देखिए कितना कमाल का लाइन है। ये अगर ऑप्शन में दे दिया जाए
तो गर्मी में भी पसीना होगा। अरे गर्मी में तो पसीना होगा करता है, यानी बारिश में भी पसीना अब होगा। आयरन को कोबाल्ट तथा निकेल से दूर रखा गया है। याद रखना है ये लाइन, आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से, कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है। आपको याद रखना है कि आयरन को कोबाल्ट और निकेल से अलग रखा गया है। ये बात याद रखना है, कोबाल्ट और निकेल से अलग रखा गया है आयरन, जबकि उनके गुणधर्म समान ही थे। यानी इनका कहना है हम लोगों का कि वो एक ही जैसा गुणधर्म पेश कर रहे थे, लेकिन जो है वो आयरन को कोबाल्ट से उन्होंने गलती से क्या किया, अलग अलग रख दिया। ये भी उनका कमी रह गया था। यह नियम सिर्फ कैल्शियम जैसी हल्की धातु पर लागू होता है, ये बात आ चुकी है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से कोई मेल ही नहीं खाया, इसीलिए क्या हो गया, ये फ्लॉप हो गया। सारणी में न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रखा, जो अभी हमने बताया, सियोनी सिलानी, है ना, और कुछ असमान तत्वों को भी उन्होंने क्या किया, साथ साथ रख दिया। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है कि कोबाल्ट और निकेल जो है उस स्तंभ में रख दिया गया जहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन थे। याद रखना है, कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने एक स्तंभ में रख दिया, एक कॉलम में रख दिया जहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन था, लेकिन उनका गुणधर्म जो है ना वो अलग था। तो फिर गुणधर्म के आधार पे भी इसका अरेंजमेंट तो नहीं ना हो पाया, इसीलिए यह क्या हो गया, बहुत सारी इसमें त्रुटियां रह गई। एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है या नहीं। एक बार आप थम्स अप जरूर करें। और देखिए हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो सर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन नए नए सर अगर जुड़ते तो हमें और भी आनंद प्राप्त होता। उस आनंद के लिए ही हम जी रहे हैं, अदरवाइज हम मेंडलीफ साहब को आज क्यों बुलाते। आप ही बोलिए, ये मेंडलीफ साहब को बुलाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या आए हैं, अब राम आए हैं। अब रामचंद्र जी चले गए। अपनी सारणी में तत्वों को उसके मूल गुण धर्म, ध्यान देना है, मेंडलीफ साहब ने और भी अच्छा अच्छा काम किया। इन्होंने अरेंज किया हमारे पीरियोडिक टेबल को, किस स्टाइल से, अब उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अपनी सारणी में इन्होंने क्या किया, तत्वों को उसके मूल गुण धर्म, ध्यान दीजिएगा, मूल गुण। तो इन्होंने सिर्फ गुणधर्म पे बात किया, इससे पहले भी डोवर्नियर साहब ने गुणधर्म पे ही बात किया, लेकिन हमारे मेंडलीफ साहब ने एक दो कदम आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि मूल गुणधर्म एक, दूसरा परमाणु द्रव्यमान दो, और तीसरा रासायनिक गुणधर्म। तीन तरह के समानताओं के आधार पर इसे व्यवस्थित किया। नोट कर लीजिए, ये लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपनी सारणी में उन्होंने मूल गुणधर्म को, परमाणु द्रव्यमान को और रासायनिक गुणधर्म को समानता के आधार पर, किसके आधार पर, समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय उनके पास जो ज्ञात तत्व थे वो 63 थे। जब उन्होंने यहाँ पे हमने बताया उस समय क्या था, 56 था। तो आपको याद रखना है कि मेंडलीफ साहब ने 63 गुण ये ज्ञात तत्व पर उन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी देख लीजिए। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध का अध्ययन कर लिया। मेंडलीफ आवर्त सारणी में ऊर्ध स्तंभ, जिसको हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं, ऊर्ध स्तंभ और क्षैतिज पंक्ति, यानी स्तंभ मतलब जो ये इस तरह का लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। ये जो लाइन बनता है 1 2 3 4 ऐसे लिखने वाला, इनको उन्होंने ऊर्ध स्तंभ यानी ग्रुप का नाम दिया, ग्रुप, और हिंदी में समूह। और क्षैतिज स्तंभ, इस तरह का जो उन्होंने लाइन बनाया, इस तरह का लाइन बनाया, ये क्या है हमारा, इस तरह का रूलिंग कॉपी वाला लाइन, ये हमारा क्षैतिज पंक्ति है, जिनको उन्होंने पीरियड यानी आवर्त का नाम दिया। याद रखना है, ये भी कन्फ्यूजन हम लोगों को हो जाता है कि ग्रुप और
आवर्त में क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग सभी टीचर एक समूह में जब स्कूल में खड़े हो जाएंगे तो किस तरह से खड़े होंगे, समूह में जब खड़े होंगे तो इस तरह से हम लोग खड़े रहेंगे, है ना। तो जब खड़ी खड़ी लाइन ये वाला हो, यानी इस तरह का रो हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, यानी समूह कहेंगे। तो समूह में खड़ा वाला लाइन याद रखना है क्योंकि हम सभी खड़े रहेंगे। और आवर्त के लिए उल्टा बात याद रख लीजिए कि जब सुता देंगे तो इसको आवर्त कहेंगे। कोई दिक्कत है। जब आपका पीरियड समाप्त होता है, घंटी बज जाती है, तो आप जाके सो सकते हैं, आप सो जाइए। तो इस तरह से सुता हुआ लाइन जब आप देखते हैं तो वो हमारा क्या है, क्या है बोलिए, हमारा है ये क्या है, पीरियड है, आवर्त है। देखिए मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूं। आप देखिए ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि देखिए ये पीला वाला यहां से यहां गया, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना। इस तरह से लाइन जो है आप देख रहे हैं ना, ये लाइन क्या है आप बताइए। तो ये है हमारा ग्रुप। क्या है, अभी आपको हमने बोला ये खरी खरी लाइन, जैसे जानते हैं हेलीना करे रब से फरियाद, ये जो लाइन हुआ हेलीना करे रब से फरियाद, ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारा ग्रुप का उदाहरण है। ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं। ओके, अभी इसको याद भी कराएंगे जब हम लोग पहुंच जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर। ठीक है, तो चलिए तो आपको ये याद हो गया होगा। और जब आप सो जाते हैं तो पीरियड खत्म होने के बाद आप सो जाते हैं तो सोया हुआ लाइन 7 ठो है। कई ठो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे लाइन कई ठो है, 7 ठो है। और वो क्या है हमारा आवर्त। ये बातें किसने कहा सबसे पहले, तो आपको याद रखना है कि ये मेंडलीव साहब ने ये बातें उन्होंने कहा। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दिमित्री इवानोविच को जाता है, आपको याद रखना है ना। मेंडलीव यही है इनका पूरा नाम, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। यानी यही हुआ कि तत्वों को वर्गीकरण, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और ये काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है पीरियोडिक टेबल को बनाने में। उसके बाद देखिए तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने समूह का और उन्होंने आवर्त का नाम दे दिया और इसी आवर्त के चलते आवर्त सारणी और इंग्लिश में पीरियड, तो पीरियोडिक टेबल का नाम हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि मेंडलीव का मुख्य योगदान है, आपको याद रखना है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, पहला द्रव्यमान ये भी हो गया, रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया, ये रिपीट हो गया है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसके परमाणु द्रव्यमान, देखिए बहुत बढ़िया ये लाइन है, आप इसे नोट कीजिएगा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, इसके जो है ना परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। बात किसने कहा है, तो यह कहा है मेंडलीव साहब ने। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये बातें जो है ये डोवर्नियर साहब ने नहीं, ये मेंडलीव साहब ने कहा है। किसने कहा है, मेंडलीव साहब ने कहा है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, याद रखना है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, 8 हैं, है ना। और उन्होंने समूह ये कहते हैं, तथा क्षैतिज पंक्ति है जिसको पीरियड कहते हैं, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि उसमें 6 पीरियड है। कितने पीरियड है, 6 पीरियड है। तो याद रखना है ये इसकी संख्या 6 थी और इसकी संख्या 8 थी, आप इसको याद रखिएगा। और उसके बाद उन्होंने जो ये बातें कही ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक का उन्होंने चुनाव किया। कैसे किया वो देखिए, कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि मेंडलीव साहब ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वो अत्यंत ही सक्रिय
है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना सकते हैं। तत्व से बनने वाले जो हमारा हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र होंगे, है ना, वह तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। तो याद रखना है आपको, ऑक्सीजन से ऑक्साइड और हाइड्रोजन से हाइड्राइड। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव उन्होंने किया था। किस दो एलिमेंट का चुनाव किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उन्होंने चुनाव किया था। ये बातें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव आवर्त सारणी का अवलोकन किया गया। उन्होंने पाया कि अधिकांश तत्व जो है आवर्त सारणी में उसका स्थान मिल गया था, है ना। उन्होंने अधिकांश मतलब जो 63 एलिमेंट को उन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया, इसमें ज़्यादातर को अच्छे से उन्होंने अरेंज कर लिया था। अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उन्होंने उसको व्यवस्थित किया। तो यहाँ भी परमाणु द्रव्यमान है, यानी अंतिम तक परमाणु द्रव्यमान ही था, अब लास्ट में आया था तो परमाणु संख्या पर अब हम लोग पढ़ते हैं। ये आपको याद हो गया होगा। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व निश्चित अंतराल के बाद फिर से रिपीट हो गया, और यही क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ। यानी डाउट होने के बाद मेंडलीव आवर्त सारणी अथवा मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत ये था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण में परमाणु द्रव्यमान पर उन्हें आवर्त फलन होते हैं। ये बात याद रखेगा। मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या क्या हुआ, सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। आवर्त सारणी में तत्वों का द्रव्यमान के आधार पर, ये रिपीट हो गया है लाइन। इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए, यानी उन्होंने ये रिक्त स्थान भी छोड़ा ताकि कुछ नए तत्व होंगे ऐसा जिसको वहां पे पुट कर दिया जाएगा। तो ये भी बातें याद रखना है आपको कि तत्वों के लिए रिक्त स्थान जो छोड़ा वो भी मेंडलीव साहब ने ही ऐसा काम किया था, बढ़िया काम किया था। जब अक्रिय गैस का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उसे नए समूह में रखा जा सका। ये भी उनका बहुत ही बढ़िया माइंड था कि उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई गैसीय तत्व जो अक्रिय गैस होंगे उसका अगर पता चलता है तो हमारा पीरियोडिक टेबल ना छेड़े और उसके बगल में एक और लाइन बना दिया जाएगा और मेरा इज्जत बच जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सार्थक प्रयास किया और सफल भी रहे थे। अब देखिए कुछ कमी रह गया जिसके लिए ये भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ और अभी तक हम लोग इनका अब नहीं रखते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान दिया ही नहीं गया। अभी आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन को अभी भी बेचारा लावारिस ही है, इधर उधर मुंह चिहार रहा है। आप जान भी रहे हैं कि कहीं कहीं वो बैलेंस करने के लिए आ जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया कि हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान नहीं दिया गया। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक उचित स्थान नहीं दिया गया था, तो आपको नाम याद रखना है हमारे मेंडलीव बाबा का। क्या याद रखना है? मेंडलीव बाबा का। समस्थानिक की स्थिति उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया, ये बातें आप ध्यान से समझ गए होंगे। उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित नहीं कर सका, तो हाइड्रोजन का भी स्थान उनसे नहीं फिक्स हो पाया। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम में उन्होंने सजा दिया, ये भी उनका हो गया ड्रॉबैक। अब देखिए, अब हमारे पास है आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए 1913 की बात है, याद रखना है, ईस्वी भी जीके का क्वेश्चन बन सकता है। 1913 ईस्वी की वो खुशनुमा सफर था जब मोसले साहब ने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से सुधारने का काम शुरू किया। तो 1913 ईस्वी में मोज़ले यानी मोसले साहब थे, उनका पूरा नाम था हेनरी मोसले। उन्होंने बताया या बताई कि
तत्व के परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी तक जो 3 पीरियोडिक टेबल आ चुका था सभी में जो था वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही उसे अरेंज करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में यदि आप उनके परमाणु संख्या पे अगर आप अरेंज करते हैं तो उसमें अधिक आधारभूत गुण धर्म पाए जाते हैं और वो परफेक्ट रूप से जो होगा वो अरेंज हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक नया आया ना, यही खासियत था, यही सबसे बड़ा क्या था, चेंज था तीनों पीरियोडिक के अलावा, और इसीलिए यह काफी सफल है। और आज भी हम लोग इतने दिनों के बाद लगभग सेंचुरी ही नहीं, यानी आप 100 नहीं, समझ लीजिए आप 110-20 साल तक से हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेन तुलना कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में इसे परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है ना, और यही उसका क्या था, प्रदर्शित करता था सबसे अधिक आधारभूत गुणधर्म। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन कर दिया उन्होंने और परमाणु संख्या के आधार पर बनाकर एक नई आवर्त सारणी का रूप दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। अच्छा सर, ये बता दीजिए तो जल्दी से कि इस बात को हमने पहले भी आपको बताया था कि नहीं, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर से क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। आप जल्दी से बताएंगे कि हमने एक बात और यहाँ पे बताया था, जो आपको याद है या नहीं, प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए। तो कमेंट में जल्दी से फटाफट लिखिए सर, है ना, जल्दी से आप लिखिए कि हमने बताया था कि परमाणु संख्या जो है ना वह प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। और भी एक बात हमने आपको कहा था, वो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जल्दी से आप हमें लिख दीजिए, प्लीज लिख दीजिए जल्दी से, है ना। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पता चलता है एक तत्व दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इसकी संख्या जो है ना वो बढ़ोतरी होते रहती है। आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है और ये बढ़ते क्रम में ही पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या याद रखना है सर, की परमाणु संख्या को P से नहीं Z से डिनोट करते हैं सर, ये याद रखिएगा। के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अरेंज करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ ना उसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया गया। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेहताब सर का कमेंट आया है, बहुत बढ़िया। नहीं रेशम मैम आप ये नहीं लिखिए, ये देखिए इस तरह से आप लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हमने स्पष्ट रूप से आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि हमने बताया था कि परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू, हमने यहाँ बताया था। वो अभी तक कमेंट नहीं आया है। मेहताब सर आपने पहले ही सही आंसर दिया था, अब ये गलत हो गया आपका आंसर, है ना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा, देखिए कन्फ्यूजन हो गया ना सर, तो इसीलिए आपको हमारा सभी वीडियो ज़रूर देखने चाहिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके, है ना। चलिए, स्ट्रेस फ्री क्लास आपको राज सर के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि आप आसानी से सभी याद कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था, इसको तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उसके परमाणु संख्या के, ये वर्ड याद रखना है, आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये आप देख रहे हैं हमारा पीरियोडिक टेबल है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों की स्थिति है उसको आप देखिए, ठीक है ना सर। ये पीरियोडिक टेबल जो हमारा है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं ट्रिक से याद कराऊंगा क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर से आवर्त या इधर से आवर्त। बच्चे को सिखाने में हम लोग पस्त हो जाते हैं। उस
निर्लज प्राणी को, कौन निर्लज प्राणी है? हमारा स्टूडेंट। और उस निर्लज प्राणी को ये समझाते समझाते हम लोग निर्लज बन जाते हैं, क्योंकि उस गधे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये हम लोग फेस करते हैं सर। इसीलिए यहाँ पे ट्रिक आपको जबरदस्त हेल्प करेगा किसी भी मंदबुद्धि बालक को पूरा पीरियोडिक टेबल समझाने में। इसीलिए राज सर का क्लास आप लोगों को पसंद आता है। हमारे साथ सुमित सर जुड़ चुके हैं, है ना। रोशन मैम सही आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छा। और सभी सर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी प्लीज आंसर दिया कीजिए, ताकि आपका पिछला वीडियो से रिवीजन हो सके। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर उठा हुआ, ऊ से ऊपर, ऊपर उठा हुआ जो मुंह करके है ना, वो 18 ठो स्तंभ। स्तंभ मतलब ये खुट्टा, ये पोल, ये स्तंभ है। कई ठो है? 18 ठो। 18 ठो कैसे है? देखिए, ये देखिए, एक खुट्टा ये हुआ, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 स्तंभ है। कहेंगे ये तो 2 स्तंभ सो गया गुस्सा से। नहीं सर, ये ना बीच से निकाल के देखिए 58 के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 58 के बाद देखिए सर, ये है ना हमारा पर्पल लाइन, ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन यहीं से यहाँ पे बीच से ये वाला निकाल के बाहर में ये बालकनी में खेल रहा है। अदरवाइज इसी का अरेंजमेंट है, इसीलिए नहीं देखेंगे। हम लोगों का 18 स्तंभ है, इस तरह का खुट्टा है, और ये हमारा समूह कहलाता है। समूह का मतलब ग्रुप कहलाता है इंग्लिश में। अब देखिए, मैंने कहा कि ग्रुप में अगर सभी शिक्षक आएंगे तो वह खड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। तो ग्रुप में आएंगे दैट मीन्स समूह में आएंगे। आप जब ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए हमारे नीतीश बाबू से, नीतीश चच्चा से लेने के लिए जब आइएगा तो आप सभी समूह में खड़े हो रहिएगा। तो याद रखिए, समूह मतलब खड़ा। खड़ा वाला लाइन कई ठो है? 18 ठो है। आपको 18 तारीख को आपको क्या मिलेगा? ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सर, प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का। ओके, तो आपको ये याद हो गया होगा कि हमारा ऊर्ध्वाधर ऊ से ऊपर उठा हुआ जो हमारा है वो समूह है। और समूह का ठो है सर? 18 ठो है, उसे कहा जाता है। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां है। पंक्ति मतलब रो है सर हमारे पास। रो जो जानते हैं सर, ये रो मतलब रूलिंग कॉपी है। रूलिंग कॉपी में ऐसे ऐसे लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको नहीं गिनेंगे सर, क्योंकि ये इसी जगह का है, इसी जगह का है, इसलिए इसको नहीं काउंट करेंगे। तो 7 ठो क्या है? इस तरह से लाइन है। सोया हुआ लाइन रो है। रो मतलब पंक्ति है। ये हमारा इस तरह का लाइन है, जिसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ओके, पंक्ति है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। तो हम लोगों को याद रखना है, 18 जो है वह है खड़ा खड़ी, है ना, और 7 जो है वह है सूता सूती। याद रखना है आपको, 7 मतलब सूत, 100 से 7, 100 से सूत जाओ, सूत जाओ। तो याद रखेगा सूत के 7 बजे उठिएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा, ये नहीं गिनना है क्योंकि ये यहाँ का लाइन है और ये वाला जो है वो यहाँ का लाइन है। हमारा क्या? तो ये समूह है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। आप सभी समझ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समूह यानी ग्रुप, इंग्लिश में बुक में ग्रुप है उसके लिए नाम। तो ग्रुप जो है उसका फीचर देखते हैं सर। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो समूह में हमारे शिक्षक खड़े हैं वो बाहरी कोश में सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब ये है कि सभी को ज्वाइनिंग लेटर ही चाहिए। वो समूह जो है टीचर का, ये जो टीचर्स के ग्रुप हैं वो जो बाहर में खड़े हैं ना, वो सभी एक ही चीज लेने के लिए खड़े हैं। और एक ही चीज मतलब वह सर्वसम यानी समान चीज है। और वो समान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी सेल में जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं? सब में सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास, देखिए ये क्या है हमारे पास? देखिए
यहाँ भी बाहर में एक ही फुटबॉल है, यहाँ भी एक ही फुटबॉल है, यहाँ भी एक ही फुटबॉल है। यानी आप जब समूह में जाएंगे सर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब आप समूह में आप नीचे जाएंगे तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, के, आरबी, CS और ये, यानी इधर से इधर जब जाएंगे ना तो ये वाला जो हमारा कॉलम है इसमें सब में एक ही जैसा इलेक्ट्रॉन आपको बाहर में मिलेगा, है ना। और वो 1 दिखेगा, इसमें 2 दिखेगा, इसमें 3 दिखेगा, और इस तरह से इसका फीचर है, आप सभी इसको जानते हैं। ओके, तो ये हमारा इसका नेचर है कि आप जब आवर्त सारणी में समूह बनाएंगे तो ये देखिए यही है हमारा आवर्त सारणी, पहला लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अब आपको ये याद भी करना पड़ेगा सर कि इसमें क्या है, हमारा जो फर्स्ट श्रेणी में आता है इसका नाम आप याद रखिए। देखिए हेलीना करे रब से फरियाद। देखिए ये कॉपीराइट नहीं है, ये हम लोग बचपन से 55 तक यही पढ़ते आ रहे हैं और यही सबसे अच्छा ट्रिक है, इसलिए मैं कोई काबिल नहीं हूँ, ये कॉपीराइट है। और मैं उनको श्रेय भी देता हूँ जो भी बचपन में बनाए थे, आज 55 में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए हेलीना अंग्रेजी पे गिनिए, हेलीना करे रब से फरियाद। ये लाइन जो है ना सर आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया सर कि देखिए इनमें से कौन सा समूह, जैसे हे ली ना, ठीक है, फिर कुछ भी दे देगा PCOM, 3 का, है ना, फिर दे देगा आपको FEK और भी Na, इस तरह से दे देगा और कहेगा ये बताइए कि इसमें से कौन एक ही प्रकृति को शो करता है, एक ही गुणधर्म को शो करता है। तो आप यहाँ दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे सर कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आपको याद ट्रिक है हेलीना, अरे वाह ये क्या है, इसका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है ना वो समान है, यहाँ कुछ भी नहीं देगा सर। और ये इस तरह से पूछ लिया जाएगा क्योंकि आप प्रधानाध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, तो ये लेवल बनता है BPSC के थ्रू कि आपको इस तरह से उलझाया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो पहला रूल है हेलीना, याद रखना है आपको कि पहला रूल है हमारा हेलीना करे रब से फरियाद। किससे फरियाद करे? मुकेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सर को विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगा क्योंकि आप कमेंट में देख रहे हैं कि मुकेश सर के बगल में स्टार लगा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। आप मुकेश सर के बगल में स्टार, कमेंट में बगल में स्टार देख रहे हैं। ये स्टार क्या है मैं आपको बता दूं। ये स्टार है कि आपने हमारे पढ़ाई से खुश होकर हमें रिवार्ड दिया है ना, पूरे कोर्स को आप रिवार्ड दिए हैं और रिवार्ड के लिए आप हमें सहयोग राशि पेमेंट किए हैं, जो हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन में ज्वाइन बटन है। तो प्लीज़ अगर आप हमें रास सर को, सिर्फ और सिर्फ हमारे रास सर को यानी टेक्निकल टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए इस उंगली से और आपको 2-4 ऑप्शन आएगा जिसमें दान दक्षिणा है। आप उस दक्षिणा को पे करेंगे तो आपको भी स्टार लग जाएगा। तो आप स्टार लगवा सकते हैं अपने कमेंट में, है ना। और स्टार में जब आप कमेंट करेंगे तो वो अलग कलर में शो होता है और हमें जल्दी दिख जाता है। ओके, तो ये फायदा है हमारे स्टार मेंबर का और वो है मेंबरशिप जो ज्वाइन बटन से आता है। बहुत ही मिनिमम हम लोग रखे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम को ढूंढ के पे कर सकते हैं। क्या सर जी सही बोल रहे हैं कि नहीं? हंस रहे हैं आप, सही बात तो है। देखिए है ना सर स्टार लगा हुआ, तो आप हमारे साथ स्टार मेंबर बन सकते हैं, है ना, ज्वाइन बटन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारा इसमें खजाना है और आज खत्म कर देंगे मुझे ये लगता है। समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, समझ में, हेलीना करे रब से फरियाद, जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, है ना, तो कोषों की संख्या भी बढ़ जाती है।
कोषों की संख्या का मतलब ये हुआ कि देखिए इसका बाउंड्री है ये कोष, तो 1 और 2, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3 और 4, तो कोषों की संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। हेली ना करे रब से फरियाद, यानी आप किसी में भी नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या याद रखिएगा बढ़ जाती है। ये पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है। समूह में उत्तर से नीचे, उत्तर नहीं सर, देखिए सर चुनाव में गड़बड़ा गया, ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा, आप बोलिए तो सब लोग तो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे, है ना, तो ये कोष, लोग आपको कोसेगा, है ना, और कोसने वाला जो है ना बहुत बढ़ जाएगा आपको अगर आप नीचे जाइएगा तो, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो याद हो गया होगा आप लोगों को ट्रिक कि जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा ना सर तो आपको कोसेगा, और कोसने वाला ना फलना देखें पहले कत अच्छा बैंक में नौकरी करेला आब चपरासी बनी गई, तो न कोसेगा, ऐसा कोसेगा ना कि ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए आप नीचे, ऊपर से जब आप नीचे जाइएगा तो कोसने वाले की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, देखिए सर, श्याम सुंदर प्रसाद कहते हैं क्यों विलाप करते हैं सर, अच्छा कर रहे हैं, हिम्मत न हारिए, सफलता मिलेगी। वाह, हार्ट टचिंग कमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा सर, है ना। देखिए सर क्या है ना कि हम लोग बहुत पहले से ही चैनल पे स्ट्रगल कर रहे थे सर, और सफलताएं हमें आप लोगों के थ्रू ही लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, 10K तक पहुंच गए हैं। और इसीलिए सर हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि सफलता के लिए कोई एक्सक्यूज़ ना बचे सर। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा कि अगर आप समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपको कोसने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ये ट्रिक कैसा लगा सर? एक बार इस ट्रिक के लिए आप क्लैपिंग कर दीजिए, आप हमें हमारा हिम्मत बढ़ाइए सर, क्योंकि ये सब ट्रिक ना हम आप ही के, आपका कमेंट देख के ही मेरे मन में एकदम क्या कहते हैं सर, बिल 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 निकलते रहता है, हौसला देख के ये ट्रिक बनता है। सर जी थोड़ा सा साउंड कम कीजिएगा। एक समूह में तत्वों की संयोजकता, एक समूह मतलब एक ही लाइन में, समूह मतलब समझ गए ना, समूह मतलब एक लाइन की अगर बात करें, जैसे इस लाइन को उठा लेंगे या फिर किसी भी लाइन को आप उठा लेंगे, वो हमारा समूह है। और एक समूह में अगर संयोजकता यानी वैलेंसी की बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए सर, 100 से संयोजकता और 100 से समान होती है और 100 से समूह होती है। क्या बात है सर, 100 से समान, 100 से समूह में 100 से संयोजकता 100 से समान होती है। क्या बात है, कह रहे हैं महताब सर कि वेरी नाइस, थैंक यू सर जी। ये देखिए ये फिर एकदम क्या बात है सर, आज तो मेरे मुंह से एकदम खाली ट्रिके निकल रहा है। 100 से समूह में 100 से संयोजकता समान होती है, क्योंकि आई लाइक 100 से सास, 100 से साली, 100 से ससुर, 100 से साला नहीं, आई हेट साला। ठीक है, तो देखिए एक चुटकुला मैं फिर से सुनाता हूं, शायद किसी वीडियो में सुनाए थे। एक नई नई शादी जैसे हमारी हुई थी, हम अपने लिए, देखिए हम अपने लिए गंदा बात नहीं बोल सकते है ना, नई नई शादी हुई थी, उनको 100 से ससुराल बहुत पसंद आ गया, उसको सासू माँ जो खिलाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, 100 से ससुर जी, है ना, 100 से साली, सब कोई अच्छा लगने लगा। लेकिन उनके जो ससुर जी थे उनको कुंवर जी कहते थे, इनको दुख होता था। एक दिन गुस्से में आके उन्होंने कहा, क्या ससुर जी आप कुंवर कुंवर कहते हैं, अगर आप सुअर सुअर ही कहिएगा तो हमें दुख नहीं होगा, हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, तो आप एक बार हमें सुअर जी ही कहना शुरू कर दीजिए। तो ये था जबरदस्त 100 का बात, क्योंकि 100 से समूह में संयोजकता समान होती है, इससे हमें साली का याद आ रहा है। आहा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवर्त।
अब हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त के बारे में यानी पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं। पीरियड, आवर्त, आवर्त मतलब इस तरह से सोया हुआ लाइन, और ये आवर्त जो है ना सर वो 7 है। कितने हैं आपके स्कूल में जो पीरियड होते हैं, मान लेते हैं कि वो 7 ही होते हैं। 18 पीरियड तो नहीं है ना होगा सर, तो 18 और 7 में कंफ्यूजन है, तो आवर्त मतलब पीरियड, पीरियड जो है वो कितने होते हैं सर 7, 18 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही आवर्त में जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब इधर से इधर ऐसे ऐसे जाएंगे, है ना, तब क्या होगा, तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होने लगेंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी हमने कहा समूह में संयोजकता समान होती है, तो यहां पे जब संयोजकता की बात होगी तो वह भिन्न हो जाएगा। ऐसे भी आपको रिलेट करके देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखिए हमारे साथ बहुत सारे सर जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है, बहुत नाइंसाफी है। कालिया, आपने खाना खा लिया? नहीं, खाना नहीं खाया। चलिए, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाइएगा, आवर्त याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आप बायां से दायां जाइएगा तो वो आवर्त होगा, क्योंकि आप समूह में यानी ऊपर से नीचे वाले में आप बायां से दायां जा नहीं सकते हैं, तो या तो आवर्त भी होगा तो बायां से दायां समझिएगा, है ना। तो जब इधर से लेफ्ट से राइट जाइएगा तो परमाणु संख्या जो है वह इकाई की वृद्धि होती है। इकाई की वृद्धि मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी धीमे धीमे बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे ना सर, तो परमाणु संख्याओं का उछाल आएगा, एकाएक बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसमें भी क्या होती है, इकाई ही वृद्धि होती है। जब आप बायां से दायां ऐसे ऐसे जाइएगा तो एक एक का वृद्धि होगा। दोनों बातें, इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी और किसका, परमाणु संख्या, दोनों में इकाई वृद्धि होगी, यानी एक एक का बढ़ोतरी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बात समझ में आ गया होगा, ट्रिक की कोई जरूरत यहाँ पे हमें महसूस नहीं हो रही है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर जैसे 3 नंबर का ट्रिक बताइए प्लीज, हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका ट्रिक भी बता दूंगा। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए एक सूत्र है, और वो सूत्र आपको याद एकदम रख लेना है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। 2n² किसका फॉर्मूला है, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का, यानी पहले कोष में है, ध्यान दीजिएगा, पहले कोष में होने का मतलब n का वैल्यू 1, क्योंकि ये जो n है ना वो नाभिक में नियत कोषों की संख्या है। कोष मतलब 1 2 3 4 5, ये KLMN जो होता है वही n है। अगर पहले बाउंड्री पे है तो n1, दूसरे पे है तो n2, और आप जानते हैं इसी फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हैं कि देखिए अगर पहला यानी K वाले में अगर है, K वाले में अगर है तो आप जानते हैं कि n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1, तो 2 1 का स्क्वायर यानी 2 ही होगा, तो इसका क्या होगा 2। जब यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर दूसरे सेल में चले जाएंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 8 है ना, और ये इस तरह से हमारा बनता है, और हम लोग इसको स्प्लिट करके 2 8 18 है ना, और ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं सर, है ना, उतना बेसिक नहीं जा पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। ओके, बिल्कुल 2n²। ट्रिक बताइए बताइए, चलिए सर सही बात है, ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक आपको मजा आता है तो चलिए इसमें ट्रिक देखेंगे। अगर याद करना, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखना होगा। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सर जी पानी दीजिएगा, पानी। देखिए सर, ये आवर्त की बात है, किसकी बात है, आवर्त। आवर्त मतलब
हमारा पीरियड, आवर्त मतलब पीरियड, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड है आपके स्कूल में। देखिए कह रहा कि दूसरे और तीसरे में आवर्त जो एलिमेंट है 1 2, यहां आ जाइए 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो दूसरे और तीसरे में जो है ना वह 8 है, पहले में जो है ना वो 2 है, पहले में क्या है 2 है, और इसमें कितना है, और बाकी सब में नहीं कहेंगे, बाकी हमारा 4 और 5 में 18 है, 4 और 5 में 18 है, और ये हमारा 6 और 7 में ये वाला और जोड़ देंगे, और फिर इस तरह से नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये बातें आप अच्छे से समझ सके होंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया कि दूसरे और तीसरे में आवर्त में तत्व जो है, एलिमेंट जो है वह 8 है, याद रखिएगा, क्योंकि इन तत्वों में L और M कोष होता है और उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, है ना। अब देखिए सर, ये जो हमारा है ना, ये आपको हमने यहाँ पे सिखाया समझाया कि देखिए 1 2 लास्ट में 3 4 5 6 7 और 8, यानी देखिए एक एक का वृद्धि हो रहा है। यही था हमारा इकाई परिवर्तन। क्या था? इकाई परिवर्तन। ओके, देखिए अब आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि इस पीरियोडिक टेबल में आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, जैसे देखिए यहां है, आप जानते हैं हे ही ली बे बक नो फीने ना मग अल सिप, ये वाला ट्रिक आप सभी जानते होंगे। क्या सर हमारा बुक ले लिए? सतावे लू हमका, खाली सता लीजिए। बुक में कमेंट पढ़ने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, बुक का ऐसे सटा के लेके भाग। क्या बताइए, ये कोई बात हुआ? ये लोग ना बहुत जीने नहीं देगा, हम ऐसी लगवा रहे हैं कि हम मरने नहीं देंगे ये लोगों को। देखिए सर, ये है हमारा हे ही ली बे बक नो फीने ना मग अल सिप, है ना। ये फिर यहाँ से कल अर, याद रखना है, से कल अर, ये आप याद किए होंगे सर, है ना। 20 तक के लिए ट्रिक काम करता है। हे ही ली बेबक नो फीने ना मग अल सिप, है ना, फिर सिप है, फिर से कल अर, है ना। ये आपको याद होगा, तो इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको याद बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा, और आपको याद होगा सर, ये उम्मीद हम करते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आवर्त सारणी में जो ये मॉडर्न आवर्त सारणी रहा और मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी रहा, दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला अंतर यही है, आवर्त मॉडर्न वाला में मॉडर्न साहब मौसले साहब ने दिया है ना, तो यह बढ़ते क्रम में परमाणु क्रमांक को व्यवस्थित करता है। सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक सिर्फ आवर्त सारणी मॉडर्न में था, और यह परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया गया था। पहला अंतर, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर को समूह इंग्लिश में कहते हैं, है ना, और हिंदी में, और इसको ग्रुप कहते हैं। और 7 जो है वो 36 पंक्ति है, जिसको पीरियड कहते हैं। आपके स्कूल में 7 पीरियड होते हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए, अगर नहीं भी होते हैं तो आप मेरा बात मान लीजिए, है ना। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। आवर्त सारणी में कितना था? 8 था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना होगा कि जहां पे 18 स्तंभ था वहां पे 8 था, मेंडलीव साहब ने दिया था। जहां पे 7 था वहां पे 6 था। ठीक है, याद हो गया होगा। 6 मतलब 7 के बदले 6 और 18 के बदले 8, ये बहुत बड़ा अंतर है। तत्वों के समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर ही रखा गया, ये भी खासियत था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो हो गया वह समान था उस ग्रुप में, है ना। चलिए,
तत्वों के समस्थानिक को उचित स्थान में नहीं रख सके थे हमारे मेंडलीफ साहब ने। रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में यहाँ अरेंज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है उसे एक असमान तत्वों को एक साथ में रख दिया गया। ये भी उनका भूल था और कमी भी थी। अब देखिए मेंडलीफ साहब ने जो स्थान को खाली छोड़ दिया था, है ना, मेंडलीफ साहब ने जो स्थान खाली छोड़ दिया उसमें भी हमारे मोसले साहब ने जो एलिमेंट का आविष्कार किया, उसको आसानी से यहाँ पे पुट कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेंडलीफ साहब ने ही हमें वो मार्गदर्शन किया है, ये क्रेडिट मेंडलीफ साहब को ही जाता है। यही है एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ जो सहयोग की भावना के साथ बढ़ते हैं, यही महानता है। तो मोसले साहब ने भी मेंडलीफ साहब को कहा कि आपने बहुत ही महान काम किया था, क्योंकि आपने ये जो जगह छोड़ा था ना सर, ये एकदम परफेक्ट जगह पे आपने स्पेस छोड़ा था। और इसीलिए उन्होंने इस पे क्या किया, उत्कृष्ट गैसों को अरेंज करके इस समूह में डाल दिया। और उनको भी लगा था जैसे एक लाइफ में कोई कितना कर सकता है, एक लाइफ काफ़ी नहीं है, इतने उम्मीद और आशाएं हमें हो जाती हैं। तो उन्होंने अपने लाइफ में यहाँ तक आया, लेकिन उनको लग रहा था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाएंगे अब हमारे लाइफ के हमारे अवस्था से। तो उन्होंने जगह बना दिया कि अगर कोई विद्वान हमारे वर्क को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और वही था उत्कृष्ट गैस, और उन्होंने अलग समूह में उसको व्यवस्थित कर दिया मोसले साहब ने। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद में हुई, और फिर मेंडलीफ आवर्त सारणी में पूर्व से जो व्यवस्था थी उनको बिना किसी परिवर्तन के ही उसमें पुट कर दिया गया। यही उपलब्धि थी मेंडलीफ साहब का, और अभी हम लोग मोसले साहब का पढ़ रहे हैं। उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। ये सभी समान रासायनिक गुणधर्म वाले होते हैं और ये बहुत ही अक्रिय होते हैं, इसलिए इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंसी जो होता है वह 0 होता है, 0 होता है। इसका अष्टक पूरा होता है और इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके घर में संपन्नता है। संपन्नता मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अष्टक पूरा कर लिया है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसका पेट भर गया है। ये एकल परमाणु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारे पास आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। ये लाइन भी आपको पूछा गया था। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या पता चलता है, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है, केमिकल रिएक्टिविटी का पता चलता है। उसके आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से आपको ये याद रखना है ना। संयोजकता किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में, यानी आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, उसी से इस वैलेंसी का निर्धारण होता है। परमाणु का साइज की बात करें तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी, समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि कोई एलिमेंट है, उसका इस तरह से सेल बना हुआ है, तो इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल का ये जो रेडियस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि रेडियस मीटर में होता है और ये दूरी ही तो रेडियस है, रेडियस ही तो दूरी है उसका। तो दूरी को कहिए या फिर त्रिज्या को कहिए, त्रिज्या की लंबाई ही उसका साइज कहलाने लगता है। यानी वही कह रहा है कि बाहरी कोशों की दूरी को परमाणु के साइज को दर्शाता है। यानी परमाणु को साइज को मापने के लिए उसकी किसको माप लेंगे हम लोग, त्रिज्या को माप लेंगे। कोई दुख तकलीफ नहीं है, बोलिए कोई दुख तकलीफ है सर, जल्दी से बताइएगा। हमारे साथ बहुत सारे सर बने हुए हैं, ये बहुत बढ़िया है। मरियम सर कह रही हैं, मरियम मैम या सर चौधरी हैं, सर कह रहे हैं कि गुड स्टाइल, वाह क्या बात है, कमाल हो गया। परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर से नापा जाता है, याद रखिएगा। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पिकोमीटर यानी पीएम से मापा जाता है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, और आप नोट बी पॉलिटिकल,
मोदी मोदी आएंगे, आएंगे क्या? नहीं, पॉलिटिकल नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल? कुछ भी कर लीजिए, मोदी साहब ही आएंगे मुंह उठा के, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। मोदी का सपोर्ट करो या ना करो, विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं बचा है जो मोदी साहब को विस्थापित कर दे, यानी विस्थापन रिएक्शन यहाँ होल्ड नहीं कर रहा है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैटर। इंग्लिश सर, इंग्लिश गड़बड़ा गया सर, ऐसा इंग्लिश बोलेंगे सर हम। भावनाओं को समझिए। आई एम बिहारी एंड ऑल्सो रास बिहारी, सो आई एम पुअर इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं इसी तरह से बोल बोल के। देखिए 1 पिकोमीटर का मतलब ये है कि 10 टू द पावर -12, याद रखिएगा 10 टू द पावर -12 आपको पिकोमीटर याद रखना है। चलिए कुछ तत्व का आप परमाणु त्रिज्या भी अगर याद कर सकते हैं तो मैंने नोट्स में ये इंक्लूड कर दिया है आप लोगों को कि ये है हमारा लिथियम जिनका 150 होता है पीएम, है ना, यानी पीएम मतलब पिकोमीटर। बेरिलियम का 111, बोरॉन का 88, ज़्यादा नहीं है, है ना, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने ले लिया। ऑक्सीजन का 66, नाइट्रोजन का 74, कार्बन का 77 और सोडियम का 86। ये आप रट्टा मार लीजिएगा, क्या पता इतना आसान क्वेश्चन पूछ दे और हमसे गलती हो जाए। ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घट गई। आधुनिक आवर्त सारणी का जो गुण था उसको भी देख लीजिए। ये आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ध्यान रखिएगा। जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी हमने ट्रिक बताया, यहाँ बाएं से दाएं जाइएगा तो त्रिज्या जो है ना वो घट जाएगा। कोई दिक्कत है? नाभिक में आवेश के बढ़ने से परमाणु का साइज भी घट जाएगा। कोई दिक्कत है? जब आप ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज इसका उल्टा होगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर कोष जो है उसमें नया नया जुड़ जाता है। पहले 1, दूसरा में 2 नहीं 3, 1 2 3 4 ऐसे करके अभी फिगर दिखाए थे। समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजकता जो है वह क्या होती है, आवेश घटता है क्योंकि नीचे जाएंगे तो घटेगा क्योंकि ये दूर हो जाता है। ये सब क्या है, इसका फीचर है। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाइएगा तो धात्विक लक्षण की अगर बात किया जाए तो समूह में वो धात्विक लक्षण घटता है। बाएं से दाएं जाने पर मैक्सिमम चीज घटता है। और ये याद रखें समूह में जब नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। ये एक ही है, ये उल्टा काम करता है, यह नीचे जाने पर बढ़ जाता है। धात्विक गुण ये क्या होता है, ये नीचे जाने पर ही बढ़ता है। धात्विक गुण, धात्विक लक्षण नीचे जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर बढ़ता है। याद हो गया होगा। चलिए समूह में जब आप नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वह घटता है, घटता है रे मेरे, घटता है। चलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अभी हमने कहा कि बाएं से दाएं जाने पर याद रखिए कि मैक्सिमम चीज घटता है। एक धात्विक गुण ही है जो उल्टा खोपड़ी का है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ता है। ये घटता बढ़ता वाला याद हो गया होगा आप लोगों को। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एनी दुख तकलीफ, एनी प्रॉब्लम, एनी दुख तकलीफ? कमेंट कीजिए, नो तकलीफ। चलिए आवर्त सारणी में अगर हम धातु, अधातु और उपधातु जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया था, फिर भी आवर्त सारणी का ये पार्ट है इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट में लेकर आया हूँ। धातुओं की स्थिति की बात की जाए तो सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी में बाईं ओर रखी जाती है। ना मग, ना और मग याद है ना, ना और मग, के ना का याद है ना, तो उसमें ना और मग जो है वह बाईं ओर रखा है, यानी आवर्त सारणी में यहाँ पे इधर है,
याद रखिएगा। धातुओं में आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात विद्युत जो है वो धातु का धनात्मक होता है। ये ट्रिक भी याद रखिए, विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक में धातु धनात्मक, याद रखिएगा, है ना। चलिए उपधातु की बात कर लेते हैं। वे तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों का गुणधर्म फॉलो करता है, प्रदर्शित करता है, उसी को उपधातु कहा जाता है, इंग्लिश में मेटलवाइड या फिर अर्ध धातु हिंदी में, याद रखिएगा, है ना। ये बता दिए हैं हम। बोरोन, सिलिकॉन, ये देखिए कितना अच्छा ट्रिक से याद करा देते हैं, अभी नहीं करेंगे, है ना, फिर आप पुराना वीडियो का है देखिएगा। फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, टेल्यूरियम और हमारा पोलोनियम, याद रखना है ये हमारा क्या है, उपधातु है, अधातु है ना, उपधातु है, अधातु नहीं है, ये है हमारा मेटलवाइड यानी उपधातु है। अब अधातु की बात कर लेते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रकृति अनुसार धातुओं की आवर्त सारणी में दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। थोड़ा सा समझिएगा, विद्युत ऋणात्मकता यानी निगेटिविटी जो है की प्रकृति के अनुसार अधातु की बात करें तो आवर्त सारणी में जब दाहिने ओर स्थित होगा, यानी आप याद रखिए इधर जो होगा वो मेटल्स होंगे और दाहिने ओर जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, अधातु होगा, उसी का उल्टा लाइन है। अधातुओं में ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, याद रखिएगा, है ना, अम्लीय होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्षमता भी होती है, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हमने आप लोगों को 20 एलिमेंट जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हे, ही, ली, बे, बक, हो गया। देखिए मैं अब याद करा दूं क्या? आप कमेंट करेंगे तो मैं याद करा दूंगा। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, 20 तक हमें याद करना है ट्रिक के साथ, तो याद रखिएगा। चलिए मैं कर ही देता हूं। देखिए, हे, ही, ली, अबे, अब यहां पे 2 ठो होगा, बक में 2 ठो है, बक में क्या है, 2 ठो है, बक में 2 है, याद रख लीजिए। ब को बी और सी, बक में क्या है, बी और सी है, बी और सी है। हे, ही, ली, बे, बक, 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 यस सर, याद करना है, ये होगा बक। कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है हे, ही, ली, बे, बक, नो फीने, दूसरा है हमारा नो फीने, एन ओ में 2 टो है। देखिए बक के बाद नो में भी 2 टो है, एन और ओ, नो, और फी मतलब एफ, और ने मतलब क्या, एन ई, है ना, फीने, तो फी एफ से फी और ने मतलब एन ई, फीने, याद रखना है आपको। ट्रिक है आपका हिंदी में फीने, क्या है हिंदी में, फीने, फीने में भी 2 टो, ओके। चलिए फीने हो गया। ना अकेला है मग, ना, मग में 2 ठो नहीं, 1 ही ठो, मग में 1 ही ठो, ना मग। अल में 1 ही ठो, अल हिंदी में है, अल में भी 1 ही ठो। सिप, SIP, सिप में 2 ठो है, सिप में 2 जीव जा रहे हैं, सिप, है ना, CIP, सिप हो गया, सिप हो गया, है ना, सिप, अल सिप, है ना, से मतलब S, है ना, से कल और कल का, कल, है ना, 2 ठो हो जाएगा, कल में नहीं 1 ठो होगा, है ना, कल और मतलब AR, यानी कल और कल का, 20 तक याद हो जाएगा। मैं एक नया पेज लेता हूं, मैं फिर से लिखता हूं और आप इसको देखिएगा, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं हे, ही, ली, बे, बक, है ना, हे, ही, ली, बे, बक, हो गया, बक। नो फीने आगे है हमारा, चलिए, नो फीने, है ना, फिर है हमारा ना, मग, अल, सिप, सिप में 2 ठो है, आप याद रख लिए होंगे, सिप, ना, मग, अल, सिप, ना, मग, अल, सिप, से, सिप, है ना, से,
कल और कल का। यह है एक दम में हम बोल सकते हैं, एक दम में हम बोल सकते हैं हे ही ली बेबक नो फीने ना, एकदम नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, हे ही ली बेबक नो फीने नामग अलसिप से कल और कल का। मजा आया? हे ही ली बेबक बक, ठीक है, नो फीने नामग अलसिप से कल कल और अकल का खोपड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्विक रिवीजन में फिर से एक बार लेकर आया हूँ। मोसले साहब 1913 ईस्वी में, क्या हो गया, अच्छा हिंदी, मोसले साहब 1913 ईस्वी में, मोसले साहब 1913 ईस्वी में मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किया और उनका संशोधन करना स्टार्ट किया था, है ना, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहा गया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म को परमाणु संख्या पे सजाने का उन्होंने प्रयास किया। कोई बात नहीं, तत्वों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को ले लिया, तत्वों को उसकी द्रव्यमान संख्या के स्थान पर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उन्होंने अरेंज किया। इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष दूर करते हुए उन्होंने एक नई आवर्त सारणी का क्या किया, प्रतिपादन कर दिया। आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति, ये सभी हमने आपको पीपीटी में दे दिया है, ये वन लाइनर्स हैं। संयोजकता में परिवर्तन, ये सभी बातें बार बार हमने कहा है, और आप सभी ये गुणधर्म को एक छोटा सा अलग लैंग्वेज में भी ये हमारा है ना, वो धात्विक नेचर भी हमने जो अभी बताया, ये सभी है जो ये समूह को ऊपर से नीचे और आवर्त में, ये सभी बातें आराम से हमने अंतिम में वन लाइनर के रूप में आप लोगों के साथ साझा किया।